बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से ये दरखास्त है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमने 500,000 का एक टारगेट सेट किया है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से और आपके ताउन से बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इस टारगेट को हम जरूर अचीव कर लेंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तान में आज 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। इमरान खान की जेल में गुफ्तगू और पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ के ट्रायल का मुतालबा और डीजी ISPR को इमरान खान ने क्या जवाब दिया। क्या पाकिस्तान की फौज एस्टेब्लिशमेंट वाकई गैर सियासी हो गई है? व्यूअर्स, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और इतनी सिक्योरिटी आखिर क्यों है? क्या इमरान खान दहशतगर्द है? अडयाला जेल में होने वाले ट्रायल पर अदालत ने सवालात उठा दिए। अगर 900 वकला भी अंदर जाना चाहें तो उन्हें जाने की इजाजत दी जाए। ये ट्रायल हो रहा है या फिल्म चल रही है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने इस ट्रायल को क्या नाम दिया? व्यूअर्स, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और फिर आपको ये बताएं कि इस्लामाबाद से आने वाली खबरों के मुताबिक शहर को मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया। क्रेनें तैयार हैं। क्या मैदान सजेगा? और इस मैदान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा करने का जो पूरा इंतजाम हो चुका, क्या इस जलसे को रोका जाएगा? व्यूअर्स, इसका भी हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अडयाला जेल में इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू हुई है। और आज सुबह जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नैब तरमीम का फैसला आया तो अब इस फैसले के असरात पाकिस्तान में इमरान खान के मुकदमात के ऊपर भी पड़ेंगे। आज की ये जेल गुफ्तगू इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये पहला रिएक्शन है इमरान खान का इस फैसले के बाद। क्योंकि इमरान खान ने इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कहा कि मुझे अपनी परवाह नहीं है, बल्कि उन चोरों को, लुटेरों को पकड़ा जाना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा और अपनी दौलत को बाहर पाकिस्तान से मुंतकिल किया। खान साहब क्या कहते हैं? खान साहब ने कहा कि हुकूमत को NRO 2 मुबारक हो। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम के फैसले से तोशाखाना 2 का केस जो है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। मुझे तो इस फैसले पर खुशी मनानी चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस भी बहुत जल्दी खत्म होने के करीब है। नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ इसलिए गए कि ये केसेस हमने नहीं बनाए थे, बल्कि शहबाज शरीफ के तमाम केसेस पुराने थे। सिर्फ मकसूद चपरासी वाला केस हमारे दौर में बना, शुगर स्कैंडल वाला, व्यूअर्स आपको याद होगा। और अवामी नुमाइंदे कानून पास करके अपने करप्शन के केसेस को खत्म कर रहे हैं। अवामी नुमाइंदों का काम कौम के पैसे का तहफ़्फ़ुज़ है। अगर आप पैसे के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय उस पैसे को लूटना शुरू कर देंगे और अदालतें ऐसे फैसले देंगी तो फिर इन अदालतों की कारकर्दगी और इन अदालतों में बैठे हुए जजेस पर भी सवाल उठेगा। नैब तरामीम के जरिए व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना नामुमकिन बना दिया गया है। इस कानून से चोरी के रास्ते खोल दिए गए। अडयाला जेल में 7,000 कैदी हैं। इस कानून से उनमें से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। नैब तरामीम से अरबों की चोरी करने वालों का फायदा होगा जो अडयाला जेल में नहीं है, बल्कि वो बाहर बैठे हुए हैं। व्यूअर्स, इससे पहले भी ये जायजा मैं आपके सामने रख चुका कि अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून पास कर दे कि आज के बाद सियासतदानों के बच्चों को चोरी और डाके में नहीं पकड़ा जाएगा, तो क्या कानून जो है वो हरकत में नहीं आएगा? क्या कत्ल की सजा को खत्म कर दिया जाए तो क्या पाकिस्तान की अदालतें खामोश होंगी? आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने यह फैसला देकर इस तासुर को यकीन में बदल दिया कि तुम जो मर्जी कानून बनाओ, हमने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली है। किसी ने यह नहीं पूछा कि यार ये जितने केसेस थे नैब तरामीम के, इसका इंपैक्ट पाकिस्तान के खजाने पर क्या पड़ा? जो पैसा पाकिस्तान के नाम पर, पाकिस्तान की आवाम के नाम पर हम कर्जों की शक्ल में पाकिस्तान में लाते हैं, कि पैसा अगर किसी ने चोरी किया है तो इसका केस चलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एक पार्लियामान है और उसका एक इस्तेहकाक है और उन्होंने एक कानून पास कर दिया, लिहाजा तरामीम के ऊपर बात नहीं होगी। और वो इस पर बात नहीं कर रहे कि कितना नुकसान हुआ, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि ये मुतादिद ऐसी तरामीम थी जिनको लाने वाले इमरान खान साहब खुद थे और उन्होंने सारे का सारा मुद्दा जो है इमरान खान पर डालने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान का जो कौमी खजाना है जिससे नुकसान हुआ, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। और यही नुक्ता आज इमरान खान ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उठाया, क्योंकि खान साहब को यकीन था कि वो मेरिट पर अपने केसेस को लड़ेंगे। बेशक कानून ये रहे, लेकिन इन लोगों को हमने किसी सूरत भी रिलीफ नहीं देना और ये बचने ना पाए, इसीलिए इमरान खान इन तरामीम के हक में नहीं थे। व्यूअर्स, इमरान खान ने एक और भी वार्निंग जारी की है अडयाला जेल से। और नज़ीर बट, इनाम शाह और तोशाखाना की तफ्तीशी ऑफिसर को अदालत ले जाकर उनके खिलाफ केस करने का इमरान खान की तरफ से ऐलान किया गया। खान साहब ये भी कहते हैं कि इनकी वजह से बुशरा बीवी पिछले 7 माह से जेल में है। पाकिस्तान से बाहर खान साहब ऐसा होता है, यहाँ पर प्रोसिक्यूशन अगर किसी के ऊपर झूठा हाथ डाले, कोई केस बनाए, तो बाकायदा तौर पर डेफेमेशन के केसेस भी होते हैं और प्रोसिक्यूशन को लोग अदालतों में भी लेकर जाते हैं।
पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है कि जितने प्रोसिक्यूशन ने झूठे मुकदमात बनाए और जिस तरह से डेफेमेशन लॉस को पाकिस्तान के अंदर मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह इस तनाजुर में भी अगर प्रोसिक्यूशन झूठी साबित हो तो आपको डैमेजेस जो है वो क्लेम करने चाहिए। लेकिन अदालतें यहाँ पर जिन केसेस के अंदर इंसाफ होना चाहिए, आपका अपना केसेस जो इस वक्त अदालतों के अंदर लगे हुए हैं, इन केसेस में आपको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो इस केस के अंदर पाकिस्तान की अदालतें कैसे रिएक्ट करें। लेकिन होना जरूर चाहिए, प्रोसिक्यूशन को आप अदालतों में लेकर जाएं अगर झूठे मुकदमात और वो लोग जो इसके अंदर मुलविस हैं। एक और जो चीज खान साहब ये कहते हैं कि 1,80,00,000 का ये हार था जिसकी कीमत 3,18 करोड़ लगाई गई, और जिसने लगाई है पहले तो उसको पकड़ा जाए। खान साहब ने आज पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी व्यूअर्स एक बहुत ही अहम बयान जारी किया, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है ना कि हम गैर सियासी हैं, गैर जानिबदार हैं, हमारा पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, हम सबको सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। अगर खान साहब ये कहते हैं कि अगर ये सब कुछ दुरुस्त है और वाकई वो आज से गैर सियासी हो गए तो ये मुल्क के लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि ये पहले से गैर सियासी हैं तो इससे बड़ी कोई गलत बयानी नहीं होगी। मैं और मेरी बीवी पाकिस्तान में किसकी वजह से जेल में है सब लोग जानते हैं, और अगर मैं यहाँ से निकला तो मैं ज़रूर जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा, ये भी इमरान खान ने कहा। और लंदन एग्रीमेंट, इसमें कौन कौन मुलविस था, मैंने ये पैगाम आरिफ अलवी और अली जैदी के ज़रिए पैगाम पहुँचा दिया था कि मुझे लंदन प्लान के मुतालिक तमाम खबर है। अब इस पाकिस्तान के अंदर 9 मई का बयानिया जिस तेज़ी के साथ शिद्दत इख्तियार कर रहा है और टेलीविजन पर बैठे हुए लोग इसे जनरल फैज़ हमीद के साथ जोड़ते हैं, इमरान खान को मास्टरमाइंड कहते हैं, और फिर लोगों के जो मुकदमात हैं अदालतों में साबित नहीं हो रहे। और अब इस पूरे जो मुद्दे को 9 मई का जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत तेज़ी के साथ जो बीरबल हैं हुकूमत के और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के जो नुमाइंदे हैं हुकूमत में बैठे हुए, इसे मिलिट्री कोर्ट में ले जाने की बात कर रहे हैं। खान साहब ने इसका भी जवाब दिया और वो ये कहते हैं कि 9 मई को पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की गई। 9 मई करवाने का मकसद ही ये था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ख़त्म कर दिया जाए। 8 फरवरी को धांधली करवाई गई ताकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हरवाया जाए, लेकिन इसके बावजूद तहरीक-ए-इंसाफ हारी नहीं बल्कि मुल्क की सबसे बड़ी मकबूल जमात बनकर निकलती है। एक इंतहाई अहम नुक्ता है और ये समझने की जरूरत है। इमरान खान आज से ये बात नहीं कर रहे, मुसलसल ये कह रहे हैं कि एक कर्नल और एक मेजर जेल के अंदर मौजूद है, और खान साहब ने इससे पहले भी कहा था कि हम इस मामले को पाकिस्तान की अदालतों में उठाएंगे, खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसकी सुपरविजन में ये अडयाला जेल की अदालत जो है काम कर रही है, कि एक मेजर और एक कर्नल का और फिर ISI का इस जेल में क्या काम है अगर आप वाकई गैर सियासी हो गए। और लोगों को हमला करने के लिए जिस तरह से उकसाया गया, अगर CCTV फुटेजेस मिल जाएं तो उन लोगों की निशानदेही की जाए और उन्हें सजा दी जाए। खान साहब ने एक दरख्वास्त भी की है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से, कि खुदा के लिए मुल्क की खातिर गैर सियासी हो जाएं। कहने से कोई गैर सियासी नहीं होता, बल्कि आपको करके भी दिखाना पड़ेगा। मुझे जनरल फैज़ से डराया जा रहा है। जनरल फैज़ जनरल बाजवा की इजाज़त से मिलने आते और जनरल बाजवा को रिपोर्ट करते। जनरल बाजवा के बगैर जनरल फैज़ का ट्रायल बदनीति है। जनरल फैज़ जनरल बाजवा का मातहत था। बाजवा को इसलिए बाहर रखा जा रहा है कि उसने पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज करवाया। जनरल बाजवा को ट्रायल में लाने से पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, ये तमाम राज जो हैं वो खुल जाएंगे, इसीलिए जनरल बाजवा को इस ट्रायल से बाहर रखा जा रहा है। मैं सियासत नहीं, जहाद कर रहा हूं, मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जो ऊपर बैठे हैं फैसला कर रहे हैं, सबकी प्रॉपर्टीज पाकिस्तान से बाहर हैं। मेरा मरना जीना पाकिस्तान की आवाम के साथ है। व्यूअर्स, इससे पहले मैं आपको के अमीन गंडापुर के हवाले से खान साहब ने क्या कहा, एक चीज आपको बताना बहुत ही जरूरी है। जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ISPR की, आप लोगों ने भी इसे नोट किया होगा, वो बार बार ये कह रहे हैं कि आपने अपने ओहदे की खिलाफ वर्जी की, आपने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की, और आर्मी एक्ट के मुताबिक आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और फिर इसके साथ साथ इमरान खान को भी इनडायरेक्टली जोड़ा गया कि अगर वो कोई और भी मुलविस हुआ तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। एक सवाल ये है कि जनरल बाजवा के हवाले से वो तमाम बयानात जो ख्वाजा आसिफ साहब दे रहे हैं, वो किस हैसियत में दे रहे थे, और जो बातें उन्होंने कही अगर वो सच हैं तो आप कार्रवाई करें जनरल बाजवा के खिलाफ भी, और अगर झूठी हैं तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए ख्वाजा आसिफ के खिलाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ। अगर मलिक अहमद खान साहब किसी आर्मी चीफ को जाकर जहाज में मिलते हैं, हेलीकॉप्टर में मिलते हैं, तो फिर ये भी कौम को बताएं कि वो किस हैसियत में मिल रहे थे। और आज अगर आप मलिक अहमद खान की गुफ्तगू सुने तो वो जनरल बाजवा को अपना दोस्त कहते हैं। ये पूरी पाकिस्तान की आवाम का सवाल है कि वो किस हैसियत में एक ड्राइंग रूम में बैठते हैं
اور پھر یہ سوال رکھتے ہیں کہ تسی میرے نال ہی مکلو، کیا ایسی کرسی جس کے ایک اشارے کے اوپر مائیں اپنے بچوں کو اس وطن عزیز پر قربان کرتی ہیں، کیا اس کرسی پر بیٹھنے کے لیے آپ کسی قسم کی ڈیل کریں گے؟ یہ سوال صرف میرا نہیں ہے بلکہ پوری پاکستان کی عوام کا ہے، اور یہ تمام باتیں ہمیں خواجہ آصف صاحب نے بتائی کہ جناب وہ کہتے رہے کہ تسی میرے نال ہی مکلو، تو جو لوگ کہتے رہے کرسی کی ایکسٹینشن کے لیے مکنے کی اور ڈیل کرنے کی باتیں، آپ ان کا احتساب کیوں نہیں کرتے؟ اور یہی مطالبہ عمران خان کی طرف سے آج کیا گیا اڈیالہ جیل کے اندر۔ ویورز، ایک اور بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی۔ آپ نے پچھلے کچھ عرصے سے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے مختلف بیانات دیکھے، پارٹی کے اندر ایک دھڑا بندی ہے، علی امین گنڈا پور کے حوالے سے لوگوں نے اپنی جو تنقید تھی وہ عمران خان تک پہنچائی، لیکن اب علی امین گنڈا پور پر جو تنقید کی جا رہی تھی عمران خان نے اس کا باقاعدہ طور پہ جواب دے دیا کہ جو لوگ علی امین گنڈا پور پر تنقید کر رہے ہیں، اس کو وزیر اعلیٰ میں نے منتخب کیا، اس کے ساتھ کھڑا ہوں، علی امین گنڈا پور کو کمزور نہ کریں، اس کے پیچھے کھڑے ہوں۔ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر جیتے ہیں، کوئی بھی پیسہ لگا کر نہیں جیتا۔ جو سازش کر رہے ہیں ان کو کہتا ہوں کہ پھر نہ کہنا کہ ٹکٹ ہمیں نہیں دیا۔ اب یہ ایک وارننگ جاری کی گئی ہے عمران خان کی طرف سے ان تمام لوگوں کے لیے جو علی امین گنڈا پور کو کنٹروورشل وزیر اعلیٰ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے استعفے کے حوالے سے بھی باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، اور یقیناً یہ وہی لوگ ہیں جو عمران خان کے نام پر پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر جیتے۔ اور آپ کو یہ بھی خبر دے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے عمران خان کے نامزد وکلا کو نیب کیس کے ٹرائل کے لیے اڈیالہ جیل داخلے سے روکنے پر آج جیل کے سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا تھا کہ وہ عدالت کو اپنے اقدام سے مطمئن کریں، ورنہ نیب کیس کا ٹرائل اڈیالہ جیل سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے براہ راست دائرہ اختیار میں منتقل کرنے پر غور کیا جائے گا۔ اس پر آج سماعت ہوئی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے ٹرائل اور ملاقاتوں میں جیل موجودگی کے لیے 3 وکلا پر مشتمل لوکل کمیشن جو ہے وہ تشکیل دے دیا ہے۔ ہر وزٹ پر ایک لوکل کمیشن موجود ہوگا، اور عمران خان یا وکلا کے لیے کوئی مشکل ہوتی ہے تو اسے عدالت کو رپورٹ کیا جائے گا۔ لوکل کمیشن کا کام یہ ہوگا کہ عدالت لوکل کمیشن کی شکل میں، یعنی ایک وکیل کی شکل میں ایک نمائندہ مقرر کر دیا گیا ہے جو ہر میٹنگ کے اوپر وہاں پہ کھڑا ہوگا اور دیکھے گا کہ کن وکلا کو اندر جانے کی اجازت دی جاتی ہے اور جیل حکام کا اس حوالے سے کیا ری ایکشن ہوتا ہے۔ جسٹس سردار اسحاق صاحب کے آج کے ریمارکس بہت ہی امپورٹنٹ تھے، اور انہوں نے اس پورے ٹرائل کے اوپر سوالات اٹھا دیے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا عمران خان کوئی دہشت گرد ہے کہ اتنی سیکیورٹی میں ٹرائل آپ کو کرنا ہے؟ ملزم کی وکلا سے ملاقات لازم ہے، یہ اجازت نہ دینا براہ راست توہین عدالت ہے۔ ملزم اپنے وکیل سے کیا گفتگو کرتا ہے یہ سننا کسی اہلکار پر اور اسے کھڑا کر کے عمران خان کی جو پرائیویٹ گفتگو ہے یہ بھی ایک طرح سے اس کے حقوق کے خلاف ہے۔ وکیل نعیم پنجوتا صاحب یہ کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں ہمارے ساتھ پچھلے 1 برس سے یہی سلوک کیا جا رہا ہے۔ جسٹس سردار اسحاق صاحب نے کہا کہ پورے ملک کے ساتھ یہ پچھلے 75 سالوں سے یہی کچھ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ پچھلے 1 سال سے ہو رہا ہے۔ سب کو پتا ہے کہ جیل میں اس وقت کس قسم کا ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جیل انتظامیہ یہ سب کچھ کر رہی ہے؟ اس میں ان کا کوئی کردار نہیں، بلکہ پاکستان کی عوام جانتی ہے۔ وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جیل کے اندر ایک میجر بھی ہے، کرنل بھی ہے، اور جو خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی کا یہاں پہ کیا کام، اس کے اوپر انڈائریکٹلی عدالت نے مہر بھی لگا دی ہے کہ واقعی وہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں جو اس پورے ٹرائل کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اور عمران خان نے کیمرے کی طرف دیکھ کر کہا تھا کہ میجر صاحب آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا اور ہم آپ کو عدالت لے کر جائیں گے۔ تو ویورز، اس تناظر میں یہ ریمارکس بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ پھر جج صاحب نے یہ بھی پوچھا کہ عدالت کتنی بڑی ہے۔ وکیل فیصل چودھری اس کا جواب دیتے ہیں کہ جیل عدالت کمیونٹی سینٹر ہے، پرانے سینما کی طرح ہے جہاں فلم چلتی تھی، جس پر جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ ابھی بھی وہاں فلم ہی چل رہی ہے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے عمران خان کے نیب ٹرائل میں تمام وکلا جن کے وکالت نامے موجود ہیں اور ان کے ساتھ 3 ایسوسیٹس اب جیل میں جانے کی انہیں اجازت دے دی ہے، اور اب اس فیصلے کے خلاف یا تو آپ بڑی عدالت میں چلے جائیں یا پھر ڈی بی میں چلے جائیں، اس سے علاوہ کوئی دوسری صورت حکومت کے پاس نہیں ہے۔ ویورز، دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ عمران خان کے 9 وکلا کو اڈیالہ جیل میں داخلے سے ہمیشہ روکا گیا، لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے تمام 9 نامزد وکلا کے ساتھ 3 ایسوسیٹس کورٹ روم میں جانے کی انہیں باقاعدہ طور پہ اجازت دی۔ پروسیکیوٹر جنرل صاحب جو تھے، جو وہاں پہ کھڑے ہو کر کچھ لوگوں کی نمائندگی کر رہے تھے حکومت کے علاوہ، تو وہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے استدعا کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج سے کہ سرکار یہ آرڈر آپ نہ لکھوائیں۔ تو اس کے اوپر جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے ریمارکس دیے کہ جیل ٹرائل کا فیصلہ بھی تو آپ ہی کا تھا،
9 की बजाय 900 वकील भी हों तो आपको इजाजत देनी होगी। जब जेल ट्रायल का फैसला किया था तो उस वक्त आपको ये सोचना चाहिए था कि तमाम पेचीदगियां जो हैं हमारे सामने आएंगी। तो व्यूअर्स, जेल ट्रायल और अब जो जज साहब ने फैसला दिया, अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी इनकी डिग्री भी चैलेंज होगी, इनकी फाइल खुलती है, इनके खिलाफ रेफरेंस आता है या फिर इन्हें उठवा लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, इनके खानदान के किसी बंदे को मिसिंग पर्सन बना दिया जाता है, करंट लगाया जाता है, क्या किया जाता है। आप एक आधे दिन में देख लेंगे कि इनके खिलाफ भी हुकूमत जो है बोलेगी या फिर कोई बीरबल टेलीविजन पर बैठकर इस जज के खिलाफ भी हर्जा सराई करता हुआ हमें नजर आएगा। अभी आपको ये भी खबर दें कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 सितंबर के जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा में तैयारियां आखिरी मरहल में और इस हवाले से कॉर्नर मीटिंग का सिलसिला भी जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के साथ सर जोड़कर बैठ गए हैं और खुसूसी हदायत जो है वो जारी की जा रही है। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अरकान के साथ इजलास में तैयारियों को हतमी शक्ल देते हुए मुंतखब नुमाइंदों को जिम्मेदारियां सौंप दी हैं और इजलास में अली अमीन गंडापुर ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर हैं, अरकान पर यह जोर दिया कि वो अपने अपने हलकों से कारकुनों को मुतहरिक करने के लिए कॉर्नर मीटिंग्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कारकुनों को जलसे में लाने की कोशिश की जाए। वज़ीर आला ने हर रुकन को 1500 से 2000 की तादाद जो है वो कारकुनों का ये जो टारगेट है ये सेट किया, ये टास्क दिया गया है और उन्होंने सख्ती से ये भी ताकीद की है कि किसी भी रुकन का काफिला 1000 अफराद से कम नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला ने तमाम अरकान को मुकर्ररा वक्त पर सवाबी इंटरचेंज पहुंचने की हिदायत भी की है ताकि वहां से तमाम काफिले एक साथ होकर आगे बढ़ें और तमाम अरकान को सख्ती से हिदायत की गई है कि जलसे में आने वाले तमाम कारकुनान का ख्याल रखा जाए। उनके मुताबिक मुंतखब अरकान को बरवक्त ट्रांसपोर्ट के लिए बड़ी गाड़ियों और कारकुनों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त जो है, इस हवाले से भी हिदायत जो है वो जारी की गई। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि अगर रास्ते, जैसा खबरें इस्लामाबाद से आ रही हैं कि क्रेन्स लगाकर शहर को बंद किया जा रहा है, दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल तौर पे बंद हो रहे हैं, तो इसका तोड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या निकाला। तो व्यूअर्स, खबर ये है कि क्रेन्स और भारी मशीनरी जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा से इस बार तमाम काफिले के साथ मौजूद होगी और हर सूरत इन्होंने इस्लामाबाद पहुँचना है। अगर हुकूमत ऐलान करती है कि हम इस जलसे को मनसूख कर रहे हैं, क्योंकि ये जो नया कानून आया और जो NOC इन्होंने जारी किया उसमें ऐसी बातें लिखी गई हैं, तो इस सूरत हाल में भी हैवी मशीनरी इस काफिले के साथ चलेगी ताकि जहां भी ज़रूरत पड़ सके उन तमाम रुकावटों को दूर किया जा सके और ताकि काफिला जो है बर वक्त अपने मकाम तक पहुंच सके। एम्बुलेंसेज हैं जी, इसके अलावा क्रेन्स इसके अंदर मौजूद होंगी और 7 सितंबर को ये भी बताया जा रहा है कि तमाम लोग, ख़ासतौर पे जो हैवी मशीनरी है और जितनी भी गाड़ियां रेस्क्यू की जो साथ चलनी है, इन्हें सवाबी इंटरचेंज पे पहले ही पहुंचा दिया जाएगा। व्यूअर्स, इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगाकर तब शहर के तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है और इससे पहले इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दाखिली और खारजी रास्ते भी बंद कर दिए गए थे। इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया जी, उन्होंने जो NOC तो जारी कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ जलसा करने के लिए 41 शराइत रखी। इन शराइत के मुताबिक इंतजामिया किसी भी सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र जलसे का NOC कैंसिल कर सकती है। यानी जलसा करने के लिए लोग सवाबी पहुंच गए और आगे बढ़ रहे हों, तो अगर हुकूमत कह दे, ज़िला इंतजामिया कह दे कि जनाब हम जलसे को कैंसिल कर रहे हैं, तो आपको वापस जाना पड़ेगा। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की नारेबाजी की इजाज़त नहीं होगी। अगर ऐसा कोई नारा लगाया गया तो जलसे का NOC कैंसिल कर दिया जाएगा। जलसा इंतजामिया की जिम्मेदारी होगी कि अवाम में किसी के पास किसी किस्म का कोई हथियार मौजूद ना हो। इंतजामिया को ये यकीनी बनाना होगा कि जलसे की वजह से इस्लामाबाद और इससे मुहल्लिका इलाकों में ट्रैफिक की रवानी जो है मुतासिर ना हो। और एक इंतहाई दिलचस्प सर्च ये भी रखी गई जिसमें कहा गया कि वो लोग, जिन लोगों ने जलसा गाह के स्टेज पर जाना हो या तकरीर करनी होगी, उनकी लिस्ट भी कम से कम 12 घंटे पहले इस्लामाबाद इंतजामिया को दी जाएगी। अब इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पुलिस को मतलूब हैं, जिनमें हमाद अजहर हैं जी, बिया असलम इकबाल हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपने लोगों की लिस्ट जारी करेगी, जमा करवाती है, तो कभी भी नहीं करवाएगी। तो ये एक इनकी कोशिश है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को रोका जा सके। ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।